शब्बीर ने कुछ दिनों पहले कराची के इलाके सोल्जर बाजार में एक ऐसे नौजवान को देखा है जो वियतनाम से छुट्टियां गुजारने अपने घर आया था। इस नौजवान की वापसी में सिर्फ एक दिन बाकी था कि ये वाकया पेश आ गया। अरे बेटी जाके भाई को उठा, सो रहा होगा, मैं पराठे बना रही हूँ उसके लिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 27 साल इनाम की वालदा अपने बेटे की फरमाइश पर किचन में पराठे बना रही थी और उनका बेटा बाहर बाजार गया हुआ था। अम्मा भाई तो घर पर नहीं है। है? सुबह सुबह कहाँ चला गया वो? उन्होंने रात में कहा था कि हलवा पूरी लेकर आऊंगा, तो वही लेने गए होंगे। मैं पराठे बना रही हूँ और वो हलवा पूरी लेने चला गया। तू ऐसा कर कि जाके टेबल लगा और ये नाश्ता लेके जा। बेटी नाश्ता लगाने का इंतजाम करने लगी। इतनी देर में इनाम भी घर में दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया था? मौसम अच्छा था, सोचा वॉक पे चला जाऊं। अच्छा जाके बैठ, बहन नाश्ता लगा रही है। ओह, मैंने तो उससे कहा था हलवा पूरी लाऊंगा, भूल गया। अब पूछेगी तुझे अच्छी तरह। अच्छा, क्यों आज हॉस्पिटल नहीं गई क्या वो? नहीं भाई जाऊंगी, क्या थोड़ा लेट जाना है। भाभी को उठा दूं? अरे नहीं, सोने दो उसे। कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, देर से उठूंगी। क्या खुशबू है पराठों की। अम्मा के हाथ के पराठों को तो हम तरस जाते हैं। वहाँ चीनी चप्पे जो भी खिलाते हैं खा लेते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे इलाज से मरीज ठीक तो हो जाते हैं ना? जी भाई बिल्कुल हो जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं। मजाक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा। अबू बैठे नाश्ता करें। मैंने कर लिया, आप लोग करें। आपकी अम्मा कहाँ है? जी वो किचन में ही। अब्बा का मूड खराब लग रहा है, खैर तो है? तुमने नाश्ता किया? हाँ मैंने कर लिया। आपका चाय तो ला दो, क्या रूखा ही पराठा खाता रहा? अच्छा लाती हूँ। इनाम के वालिद किचन में मौजूद अपनी बीवी के पास चले गए। मैं कह रहा था कि पैसों का कुछ खराब। कह रहा था आजकल मैं डॉलर चेंज करवा दूंगा। मेरा ख्याल है 1.5 लाख तो होंगे। अब क्या करे मेरा बच्चा, भाई को भी तो सपोर्ट करता है। अल्लाह खुश रखे मेरे बेटे को, ऐसी औलाद हर माँ बाप को दे। अच्छा मैं कुछ सामान वगैरह ले मार। ठीक है। सोल्जर बाजार का रिहायशी 27 साल इनाम वियतनाम में पीएचडी का तालिब इल्म था। उसका एक भाई अमेरिका में पढ़ रहा था और छोटी बहन कराची के एक अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी, जबकि इनाम की 2 साल पहले शादी भी हुई थी और वो एक प्यारी सी बच्ची का बाप भी था। इन दिनों वो वियतनाम से छुट्टियों पर घर वापसी आया हुआ था और फिर वापस भी चला गया था। शब्बीर ने देखा कि इनाम की वालिदा अपने बेटे के लिए परेशान थी। अरे भाई सो क्यों रही हो? तबीयत तो सही है तुम्हारी, क्या बात है? खैरियत है? सो जाऊंगी, इनाम के फोन का इंतजार कर रही हूँ। इनाम को कल तो बात करी थी भाई, वो वियतनाम गया हुआ है और यूनिवर्सिटी जाता है, जॉब वगैरह करता होगा। तो वो कल ही तो तुमने फोन पे बात करी थी उनसे। लो फोन आ गया उससे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। अबू वो जरा अम्मी से बात करा दीजिए, जाग रही है ना वो? और सब खैरियत है? सब ठीक ठाक है? लो तुम्हारी अम्मा याद कर रही थी, तो उनसे बात करो। हाँ कैसा है बेटा तू? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। बस परदेश में भाग दौड़ तो लगी रहती है, आपको पता है, रहना आसान काम थोड़ी है यहाँ पे। अरे खाना तो बना लेता है ना, वहाँ तो पता नहीं क्या अला बला बनाते हैं। हाँ हाँ अम्मी बना लेता हूँ, फिक्र ना करें। कभी घर में बना लेता हूँ और कभी बाजार से खा लेता हूँ। अच्छा मुझे जरा काम से जाना है, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं 2 महीने बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ। अपनी बहू को भी बता दीजिएगा। वो बिल्कुल ठीक है बेटा, वो बड़ी सब्र वाली है, समझदार है। तू फिक्र ना कर, आराम से रह। अच्छा गुड़िया कैसी है? छोटी भी बहुत अच्छी है, शरारती हो गई है और अभी तो सो रही है। बेटा जल्दी जल्दी फोन किया कर, मुझे तेरा बहुत इंतजार रहता है। अच्छा चले मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? बाद में बात करता हूँ। ठीक है। शुक्र है मेरा मालिक। अच्छा मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। इनाम ने फोन रखा तो माँ की जान में जान आई।
انہوں نے مصلی بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی اور پھر بجلی بند کر کے سو گئی۔ انعام کے والدین جو پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو خون پسینہ ایک کر کے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ اس بار انعام کے وطن واپسی لوٹنے کی خبر ملی تو سب بہت خوش تھے۔ شبیر نے دیکھا کہ انعام ایک بار پھر کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو گود میں لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا اور اس کی باپردہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ شبیر نے دیکھا انعام نے بچی بیوی کے حوالے کی اور خود موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں انعام اپنی بیوی کو ایک سپر اسٹور پر لے کر پہنچ گیا۔ انعام نے بچی کو گود میں لے لیا جبکہ اس کی بیوی سپر اسٹور کے اندر چلی گئی۔ ایک منٹ، ادھر دے دو۔ او کیا ہوا؟ اچھا تم سنو امی کے لیے کچھ پستے اور بادام وغیرہ لے لینا، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ عشق دے دیا آپ کو؟ حال نہیں کہا تھا کل تو کہا تھا۔ اچھا وہ دے۔ انعام کی بیوی نے اسٹور کے دروازے سے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور اندر چلی گئی۔ یہ لو بس۔ ادھر انعام اپنی بیٹی سے دل بہلانے لگا۔ وہ دیکھو، ابھی انعام اپنی بیٹی سے کھیل ہی رہا تھا، انعام نے محسوس کیا کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 مشکوک افراد ادھر سے گزر رہے تھے۔ انعام نے بیٹی کو مضبوطی سے تھام لیا اور سپر اسٹور کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر وہ موٹر سائیکل سوار چلے گئے جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں انعام کی بیوی خریداری کر کے باہر نکل آئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اس کو پکڑو۔ مجھے لگتا ہے کراچی کے حالات پھر خراب ہو گئے، چھینا چپٹی شروع ہو گئی۔ 2 مشکوک لوگ مجھے بائک پہ جاتے ہوئے نظر آئے۔ انعام کے جانے میں 2 ہی دن رہ گئے تھے اور وہ روانگی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنیں انعام، وہ میں آپ کے جوتے رکھ دوں بیگ میں؟ ہاں وہ بلیک والے شوز رکھ دو۔ اچھا ٹاول دے دو، میں جب تک نہا لیتا ہوں۔ انعام آج جمعہ ہے، پیسے نکالنے۔ ہاں امی بس تیار ہو کے جا رہا ہوں۔ بیٹا اکیلے مت جانا، بہن کو ساتھ لے کے جانا۔ ہاں کہاں ہے گڑیا؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ہاں اس کو بولیں 10 منٹ میں تیار ہو جائے، میں بس آ رہا ہوں۔ اچھا کہتی ہوں اسے۔ ارے وہ تم نے پاسپورٹ رکھ دیا میرا؟ ہاں وہ میں نے آپ کی کوٹ کی جیب میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر میں شبیر نے دیکھا کہ دونوں بھائی بہن غیر ملکی کرنسی تبدیل کروا کر منی ایکسچینج سے باہر نکل رہے تھے۔ ابھی وہ سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ 2 افراد نے جو موٹر سائیکل پر سوار تھے اور ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے، پستول کی نوک پر دونوں بہن بھائیوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر انعام کی بہن نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈاکو انعام کی بہن کے پیچھے بھاگے تاکہ اس کا بیگ چھین لیں۔ اس کہانی کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کہیں جائیے گا مت، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ ابھی وہ سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ 2 افراد نے جو موٹر سائیکل پر سوار تھے اور ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے، پستول کی نوک پر دونوں بہن بھائیوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر انعام کی بہن نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈاکو انعام کی بہن کے پیچھے بھاگے تاکہ اس کا بیگ چھین لیں۔ انعام کی بہن نے اپنا بیگ ابھی ڈاکوؤں کے حوالے کیا ہی تھا کہ پیچھے سے انعام بھی آ گیا اور پھر بہن کے سامنے بھائی کے سر میں گولی مار دی گئی۔ حلال کی کمائی سے پلا بڑا ایک شریف پڑھا لکھا نوجوان، ایک ماں کا بیٹا، باپ کا لخت جگر،
बहन भाइयों की आंख का तारा, बीवी और बेटी की उम्मीदों का सहारा एक सड़क पर खुलेआम कत्ल कर दिया गया था। ये है वो सड़कें, वो इलाका जहां खून की होली खेली गई थी। एक घर का चश्मो चराग बुझा दिया गया था। पुलिस को कानो कान खबर तक न हो सकी कि उनके इलाके में चोर, डाकू और कातिल खुलेआम दंदनाते फिर रहे थे। सीसी कैमरे ने जो मनाजिर कैद कर लिए थे वो आप भी देख लीजिए। शब्बीर को मालूम हुआ है कि जब भाई को बहन के सामने गोली मारी गई तो बहन ने सड़क पर रिक्शे वाले की मिन्नत समाजत की कि भाई को अस्पताल ले चलो। फिर एक खुदा तरस रिक्शा ड्राइवर ने मदद की। इतनी देर में इधर एम्बुलेंस भी आ गई थी, मगर उस वक्त तक सब कुछ उजड़ चुका था। ये है वो मनाजिर जब इनाम के घर वालों को अपने बेटे के कत्ल की खबर मिली थी। जैसे बाहर निकले उन्होंने हवाई फायर शुरू कर दिए और बच्चे से जो है ना वो साइड पे खड़ा करके उससे पर्स छीन लिया और फिर बाद में बच्चे के सर में गोली मार दी उन्होंने। शब्बीर ताजियत के लिए इनाम के घर पहुंचा तो बात करते हुए उसके माँ बाप अपने जज्बात पर काबू न रख सके। भाई हम गवर्नमेंट से ये हमारा बच्चा चला गया, दूसरों के बच्चे तो ना जाए, कोई इनके खिलाफ हुए तो सख्त कार्रवाई करो। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये तो चला गया। ये नौजवान 26-27 साल का मेरा बेटा था। अब कम से कम गवर्नमेंट भी ऐसे सख्त इकदाम करें इनके लिए कि इनको पकड़ें और इनको गिरफ्तार करके इनको भी लटकाएं, ताकि जो दूसरे के बच्चों के साथ तो ऐसा ना हो कम से कम। अब इन्होंने मेरा बच्चा तो मार दिया, दूसरे बच्चे तो ना मारे कम से कम। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, दंदनाते घूम रहे हैं और जो है वो लूट मार का बाजार गर्म करके रखा हुआ है इन्होंने। बेटा को खाने पीने तो बहुत शौकीन था। अब जो आया हुआ था ना तो सुबह जैसे उठता था तो कहते ना मम्मा अपने हाथ का पराठा बना दो, मैं खाऊंगी। उसमें सैटरडे को जाना था, इसकी फ्लाइट थी, तो मैंने कहा कि बेटा पैसे नहीं है घर पे, तो आप लोग कैश करवा के आ जाओ, दोनों बहन भाई चले जाओ। सूरह कहा पड़ रही थी, तो आहट में पहुंची हूँ तो एकदम से मुझे अजीब सी बेचैनी हुई ना, तो मैंने उसको बंद करके एकदम मैं खड़ी हो गई। जब तक कॉल आई मेरे मोबाइल पे तो कोई नामालूम शख्स था। उन्होंने कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आपकी बेटी उसको ट्रामा सेंटर लेके जा रही है। हम वहाँ गए तो वहाँ जाके मैं पता चला कि हमारे बच्चे को किसी गोली मार दी। एक हीरा था जो मेरा दुनिया से चला गया, वो हीरा मैं बड़ी मुश्किल से तलाशा था मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि मुजरिम पकड़े जाएं और उनको जो है ना भरपूर सजा ऐसी मिले कि दोबारा कोई दूसरा इनाम इस दुनिया से ना जाए। दोबारा किसी माँ, मेरी तो गोद उजड़ी है, लेकिन किसी दूसरे माँ की गोद ना। कौन कौन सी बातें उसकी याद कर रहे हैं, हर बात तो उसकी याद आती है। बचपन में तीनों बहुत शौक से खाते थे, तो इनको इस्तेमा का प्रॉब्लम था, तो खाने के लिए कम ऐसी ठंडी चीजें देते थे, तो वो छुप छुप के खाना, छुप के खा लिया। किसी ने देखा तो नहीं, अगर देख लिया तो नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। शब्बीर जब इनाम के घर से लौटा तो उसकी तबीयत बोझल थी। वो सोच रहा था कि दुनिया इस हौलनाक वाक़े को एक मामूल का वाक़या समझकर फरामोश कर देगी, लेकिन क्या मकतूल जवान बेटे के वालिदैन, उसके भाई बहन और अहले खाना इस वाक़े को कभी भूल सकेंगे, उन्हें कभी सब्र आ सकेगा? शब्बीर ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जीचा वतनी में कोलसर गांव अड्डा गेम्बर के रिहायशी एक ऐसे शख्स को देखा है जो अपनी भाभी से खुश नहीं था। घर में आए रोज की चुपकलिश की वजह से घर का माहौल बर्बाद हो रहा। आजम काम से घर लौटा तो आंगन में उसका 3 साला भतीजा एहसन चाचा चाचा कहकर उससे लिपट गया। चाचू टॉफी चाहिए। टॉफी चाहिए? वो तो मैं भूल गया। अभी चाहिए। अभी चाहिए? चलो तो साथ चलेंगे, चलोगे मेरे साथ?
आ जाओ। अरे बेटा चाचू को तंग मत करो, अभी काम से आए हैं थके हुए। नहीं नहीं भाभी, 5 मिनट में बस लेके आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। बच्चे ने कल से बोला हुआ था, मैं भूल गया। चलो ठीक। आजम अपने भतीजे को लेकर बाहर चला गया और बच्चे की चाची भी आंगन में आ गई। अरे भाभी, आजम आए थे क्या? हाँ वो आए थे, छोटे को लेकर गए हैं चीज दिलाने। अच्छा। वैसे मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तुम्हें भी जल्दी औलाद दे दे। आमीन भाभी। एक बात करूं, अगर बुरा नहीं मानो तो? इसलिए डॉक्टर है मेरे जानने वाली, तुम मेरे साथ चलना कल, मैं चेकअप करवा के लाती हूँ। अरे भाभी मैं क्यों जाऊँ, मुझ में कोई कमी थोड़ी ना है। अगर आपको ले जाना है तो अपने देवर को ले जाइएगा। हाँ भाई, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आजम की शादी को 3 बरस हो चुके थे, लेकिन वो बे औलाद था। आजम को लगता था कि बे औलाद होने की वजह से भाभी उस पर तंज करती है। दिलाई थी ना तुम दोनों की औलाद के लिए। भाभी क्या हर वक्त आप औलाद औलाद का ताना देती रहती हैं? हाय अल्लाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करो आगे से वही दुश्मन हो जाता है। बात सुनो लड़की, यही लक्षण रहे ना तो तुम दोनों की औलाद नहीं होगी, बे औलाद ही रहोगी सारी जिंदगी। अल्लाह भाभी, कितने बुरे बुरे अल्फाज निकाल रही हैं आप मुझसे। भाभी अब बहुत हो गया, कब तक एहतराम करूं आपका? अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है, बताऊंगी तुम्हारे भाई को। बड़े आए इज्जत वाले, जाओ यार। आप तो चुप हो जाए, खुदा के लिए आप चुप हो जाए। बे औलादी के ताने देवर के दिल में जख्म बन गए थे और वो शदीद गुस्से की आग में झुलस रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आजम की भाभी अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। क्या फैसला किया तुमने? क्या फैसला करूं, अपने भाई को निकाल दूं या तुम्हारी देवरानी को निकाल दूं, वो भी इसलिए कि तुम्हारी बदतमीजी का जवाब देते हैं वो। अच्छा मैं बदतमीजी करती हूँ? क्या बदतमीजी की है मैंने? और कौन करता है, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे तरीके से। हर टाइम उनको बेऔलादी के ताने देती रहती हो तुम। लो भाई ये होता है, मैं तो उन्हें मशवरा देती डॉक्टर को चेकअप करवा लो, ये मेरा ही कसूर है। तुम किस जालत में पली बड़ी हुई हो, आज ये बता दो मुझे तुम। ठीक है मैं जाहिल हूँ ना, मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। अरे सुनो, अब अगर उन्होंने मेरे बच्चे को छुआ ना अच्छा नहीं होगा, समझा दो उन्हें। अरे औरत, अपने आप पे रहम कर, इतने बड़े बड़े अल्फाज मत बोल, अल्लाह को बुरा लगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम, तुम उन्हें कह दो कि वो यहाँ से चले जाए, या वो रहेंगे इस घर में या मैं, नहीं तो मुझे अलग घर लेके दो। दूर हो जाए मेरी नजरों से, मेरा दिमाग खराब मत कर। आजम का 3 साला भतीजा आंगन में आजम के साथ खेल रहा था कि आजम की भाभी ने ये मंजर देख लिया। क्या हुआ, पकड़ा नहीं जा रहा? उधर कहाँ देख रहे हो? पकड़ो ना। अरे एहसन पकड़ा भी नहीं जा रहा। एहसन पकड़ नहीं पा रहे आप। एहसन क्या कर रहे हो? ये इधर आओ। मैं चाचा के साथ खेल रहा हूँ। मैंने कहा इधर आओ, समझ में नहीं आ रहा? नहीं, चाचा के साथ खेल रहा हूँ। बच्चे का इनकार सुनकर माँ बच्चे के नजदीक आई और उसका कान पकड़कर जबरदस्ती उसे ले जाने लगी। बच्चा जिद करने लगा तो माँ ने उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। चलो चल जुगत, मना किया था ना। अरे भाभी क्या हो गया? बच्चा है, खेल रहा है, खेलने दे, कान तो छोड़े उसका। क्यों छोड़ूं?
तुम्हारी औलाद है, तुम लोगों ने पैदा की है। मेरा बच्चा जो चाहे करूं, चलो। भाभी का ये रवैया देखकर देवर उदास हो गया था। फिर उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। एक दिन आजम मोटरसाइकिल लेकर गली में घुसा तो घर के करीब ही उसका भतीजा खेल रहा था। ओए हसन, ये क्या मट्टी में घेरा है, सारे कपड़े गंदे कर लिए? चाचू मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगा। मोटरसाइकिल है बैठना है, आजा। आजम ने भतीजे को मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे सैर कराने ले गया। जा, हाँ तू बहुत शेर है। हाँ उस रात जब एहसन का चाचा घर लौटा तो उसका भाई और भाभी सदमे की हालत में थे। एहसन की चाची भी परेशान थी। अभी हौसला रखिए, अभी आ जाते हैं आजम, उनके साथ जाने के साल में होगा मेरा बच्चा। चुप हो जाए आप। या अल्लाह। आजम जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी ने परेशानी से सवालात की बौछार कर दी। अभी हौसला रखिए आप। क्या हुआ? आजम एहसन कहाँ पर है? आपके साथ था ना? हाँ मेरे साथ गया था, लेकिन मैंने उसे चीज दिलाकर भेज दिया था। मेरा बच्चा तुम्हारे साथ गया था? भाभी मेरे साथ गया था, इधर ही कहीं होगा, ढूंढ लेते हैं। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरा बच्चा। आजम तुम्हारे साथ गया था ना मेरा बच्चा? कहाँ छोड़ कर आए उसे? कहाँ है मेरा बच्चा? भाई मेरे साथ गया था, मैंने उसको गली में छोड़ा, जब वो गली में दाखिल हुआ मैं निकल गया था। यहीं कहीं होगा, परेशान होने की क्या जरूरत है? आए साथ चल के देखते हैं, ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगा। आ जाओ आप। मेरा बच्चा। अभी कहीं नहीं जाता है ना, हौसला रखें, अभी आ जाएगा, एहसन आ जाएगा अभी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो एक हौलनाक कहानी सामने आ गई थी। भाभी को सबक सिखाने के लिए उसके देवर ने उसके बच्चे का गला दबाकर उसे नहर में फेंक दिया था। 3 दिन के बाद बच्चे की लाश बरामद की गई थी। ये है तफ्तीश के वो मनाजिर जब 3 साला बच्चे का चाचा अपने जुर्म का एतराफ कर रहा था। मोटरसाइकिल किधर गया? नहर वाले पासे मजीद फिर की कीता? शाम हुई थी, फिर मैं नहर से उस बाद सीटे तो बाद फिर तुझे किधर गया? फिर मैं घर आ मारे क्यों तुझे ये काम किया? बस मैंने भाभी ने दुख सी इस वजह से मैं सूट दिता। मैं नहीं दे बच्चा तुझी मार के बब्बी भाभी सब सारा चाहता सी। बस मेरा दुख सी, दुख की वजह से काम किया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पुलिस अपने रवायती और तकनीकी ज़रायों से तफ्तीश को अमल में लाना शुरू कर दिया। इसी तफ्तीश पे चलते हुए मुख्तलिफ शवाहिद जो है हमारे सामने आए कि इसके वालिद के छोटे भाई मोहम्मद आजम के साथ इस बच्चे को आखिरी बार एक मोटरसाइकिल पे देखा गया। जब इस बच्चे के चचा को शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने ये बात आश्कार की कि उसने इस बच्चे को LBDC नहर में फेंक दिया। उसकी बात को वेरीफाई करने के लिए फौरी तौर पर गोताखोरों और 1122 की मदद लेके इस बच्चे की डेड बॉडी को तलाश करने की जो है वो कोशिश कर दी गई। बच्चे की जो डेड बॉडी है हमारी चीचा उतने की हदूद से इसी नहर में से बरामद हुई। ये है मुलजिम का बड़ा भाई जिसका कमसिन बच्चा मुबैना तौर पर छोटे भाई ने घरेलू चपतलिश से तंग आकर कत्ल कर दिया था। महल्लेदार को पूछा, उन्होंने कहा जी बच्चा इतने खेलता पाया सी तो चाचू ने बिठा के लै गया। उन्होंने मैं फोन करके पूछा अपने भाई ने, ते उन्हें कहा जी मैं मेरे नाल बच्चा नहीं आया। फिर गली के बच्चे ने जेड़े ने देखा सी उसने पूछा, उसने बुलाया, उन्हें कहा जी मैं अगे बैठा हुआ बच्चा देखा है, ये लैके जा रहा सी। फिर सानू उन्हें ते बहुत शक होया, इस वजह तो उन्होंने असीं पुलिस में शक की बिना दे फड़ा दिता। सुबह सानू पुलिस ने दस्या, उन्हें पूछताछ की तो जी मान गया। ये है वो गली, वो महल्ला जहाँ 3 साला एहसन रहता था। शब्बीर ने इस सफाकाना वाक़े की शदीद मजम्मत की है और बच्चे के कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कुछ अर्से कबल गुजरात में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी का एक वाकया देखा है जिसमें इलाके के 2 बदमाश लोगों को हरासा कर रहे थे। पैसे और ताकत के नशे में चूर इन बदमाशों के पुलिस से भी मरासिम थे और कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि जंडावाला की एक गली के कोने पर 2 अफराद खुल्लम खुल्ला असलाहा लिए बैठे थे और लोग सहमे सहमे से उधर से गुजर रहे थे। राह चलते एक नौजवान ने जैसे ही उन्हें गौर से देखा, उन बदमाशों का पारा चढ़ गया।
क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं भाई, मैं तो ऐसे गुजर रहा था। चल फुट यहाँ से और सुन, आइंदा यहाँ से मत गुजरना, निकल। लड़का सहम कर तेजी से आगे बढ़ गया। गली तंग थी, सामने से कार आ रही थी जिसे अब्बास नामी नौजवान चला रहा था। कार ने हॉर्न दिया तो लड़का एक तरफ को हो गया। कहाँ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बस से वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ घर जा रहा था। तो इतना घबराया हुआ तू है? भाई वो कोने पे वो बैठे हुए हैं। कौन बैठा है? अदनान और उसका भाई सलमान, जो अभी साइप्रस से ही आए हैं। हाँ तो भाई वो बहुत खतरनाक है, उनके हाथ में बंदूकें थी और मुझे धमकियां दे रहे थे। तो मारा पीटा तो नहीं ना तुझे? नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत खतरनाक लग रहे थे। अब्बास जब गली के कोने पर पहुंचा तो वहां उन दोनों बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल इस तरह खड़ी की हुई थी कि रास्ता बंद हो गया था। अब्बास खामोशी से नीचे उतरा, उसने मोटरसाइकिल को एक तरफ हटाने की कोशिश की तो दोनों बदमाश बोल पड़े। अब्बास भाई, खैरियत तो है? बड़े टेंशन में लग रहे हो। यार थोड़ा तो ख्याल किया करो, पूरी गली बंद करके रखी हुई है। अब्बास भाई, हमारी गली है, जब चाह खोला जब चाह बंद कर दिया। एक बात बताओ, ये सब कुछ करके मिलता क्या है तुम लोगों को? सुकून मिलता है। एक दिन ये सुकून बर्बाद हो जाएगा। इंसान बन के रहा करो गली में। अब्बास की बात सुनकर दोनों बदमाश सीना तान कर खड़े हो गए। ये धौंस किसको दे रहे हो? धौंस नहीं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा है। एक बात मेरी भी सुनना, अगली दफा जब यहाँ से आओगे ना तो दूसरी गली से आना। ये गली तुम्हें बंद मिलेगी। तो लगा गाड़ी। सूरत हाल काफी गंभीर थी। अब्बास माथे पर बल डाले वहां से रुखसत हो गया और दोनों भाई उसे हिफाजत से जाते देखते रहे। इरफान और सलीम दोनों सगे भाई थे। सलीम कुछ दिनों पहले ही बैरून मुल्क से घर आया था। घर में पैसे की रेलपेल थी। दोनों भाई बिगड़े हुए नौजवान थे। गली महल्ले में बदमाशी का शौक था। लोगों को असला दिखाकर डराया धमकाया करते थे। मुबैना तौर पर पुलिस वालों से दोस्ती भी गांठ रखी थी। लेकिन कासिम अब्बास शादीशुदा था और कुछ दिनों पहले ही इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था। कासिम अब्बास की दोनों भाइयों से किसी जमाने में दोस्ती थी, लेकिन अब इनके दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कासिम अब्बास दोनों भाइयों को महल्ले में बदमाशी करने से मना करता था। एक दिन कासिम अब्बास अपने दो दीगर दोस्तों के हमरा कार से गुजर रहा था कि उसे फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने गाड़ी रोक ली और तीनों दोस्त कान लगाकर ये अंदाजा करने की कोशिश करने लगे कि फायरिंग कहाँ हो रही थी। ये तो फायरिंग की आवाज है ना? जी भाई, ये तो फायरिंग की आवाज है। वही है तुम्हारे दोस्त अदनान और सलमान। मेरे कहाँ से दोस्त हो गए? थे किसी जमाने में। अब तो मैं खुद उनसे बच के चलता हूँ, लेकिन उन्होंने ये हरकत की क्यों है? यार तुम तो रहते हो भाई, ये रोज का मामूल है उनका, तो उनको कोई रोकता नहीं है क्या? भाई आखिर कौन रोक सकता है? मैं बात करता हूँ उनसे। अब्बास ने कार आगे बढ़ा दी और जब गली के कोने पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल से रास्ता बंद था। दोनों बदमाश भाई आपस में कह लगा रहे थे। अब्बास और उसके दोनों दोस्त कार से नीचे उतरे और खामोशी से चबूतरे पर उनके बराबर में बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी रही और फिर एक बदमाश बोल पड़ा। अब्बास भाई, चाय मंगवाए आपके लिए। यार ये बताओ तुम लोग आखिर चाहते क्या? अब्बास भाई, थोड़ा आराम से बात करो। ये जो तुम अभी जंगलियों की तरह फायरिंग कर रहे थे ना, इसका मकसद क्या है? हाँ कर रहे थे, किसी को लगी क्या? लग सकती थी। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम लोगों को। समझ जाओ। चलो उठो। देखा भाई इसको? अब्बास अपने दोस्तों को लेकर उठ गया और दोनों बदमाश उन्हें हैरत और हिकारत से जाता देखते रहे। इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। इंग्लैंड में रहकर अपने आप को समझता क्या है? हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। इसने हमारी जिंदगी आजाद कर रखी है। तू फिक्र मत कर, देख लूंगा उसको। इस वाकये के बाद दोनों भाइयों ने कासिम अब्बास से बाकायदा दुश्मनी पाल ली थी और फिर एक दिन जब कासिम अब्बास अपने दोस्तों के साथ इन बदमाशों के सामने से गुजर रहा था तो उन्होंने उसकी कार रुकवा ली। जैसे ही ये तीनों दोस्त नीचे उतरे, दोनों बदमाश भाइयों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो तीनों दोस्त मौके वारदात पर ही हलाक हो गए।
یہ ہے وہ محلہ جہاں عدنان اور سلیمان اپنی بدماشی کا سکہ جمانا چاہتے تھے، اور یہ ہے تینوں دوستوں کی لاشیں جنہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول قاسم عباس کی ماموں کی مدعیت میں تھانہ کھاریا میں دونوں بھائیوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا، لیکن مبینہ طور پر تفتیشی افسر SHO نے واقعہ ہی تبدیل کر دیا تھا اور مقدمہ کمزور ہو گیا، اور مقتولین کے لواحقین انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ وقوع ٹوٹل سی گلی دا انہوں نے ملزمان دے نال ساز باز کر کے انہوں دا وقوع ساڈا ٹوٹل انہوں نے چینج کر دیتا سی۔ چینج انہوں نے اس طرح کیتا کہ انہوں نے یہ موقف ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جڑے 3 بچے نے جا کے انہوں نے گیٹ کو گڈی ماری ہے، گیٹ توڑ کے گڈی سمیت انہوں نے سینڈوچ چلے گئے، اتنے جا کے انہوں نے بیبیاں گالم گلوچ کی ہے، بعد وچ سیلف ڈیفینس دے وچ اس نے انہاں 3 بچیاں تے فائرنگ کی ہے، جبکہ اس چیز کا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں سی۔ IG صاحب اگے پیش ہوئے، IG صاحب نے 2 والا سنیا، سن کے انہوں نے گل کی، انہوں نے کہا کہ اسی تہاڈی انویسٹیگیشن ہے جڑی وہ دوبارہ تو کران گے اس درخواست کی وجہ سے تہاڈے 3 بچے مرڈر ہوئے نے، بہت ظلم ہوا تہاڈے نال، تے لہذا اسی دے وچ جو کچھ بھی آیا نا وہ اسی حقائق نے جڑے اصل وہ سامنے لے آئیں گے۔ IG پنجاب کی انکوائری کمیٹی کچھ ہی دنوں میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ سابق تفتیشی افسر سب انسپیکٹر سلمان چیمہ اور SHO سرفراز انجم نے ملزمان کے ساتھ ساز باز کر کے بدعنوانی کی تھی۔ ان دونوں افسروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھجوا دیا گیا، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کا ایک ساتھی ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی جو تفتیش تھی یہ IG آفس میں ہوئی تھی، IG انویسٹیگیشن آفس میں، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ تو باقی ان کا تو عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، عدالت میں سماعت ہو رہی ہے، تو ایک ملزم ان کا بھی اب سکندر ہے، وہ باہر بھاگ گیا تھا اور ایک پکڑا گیا تھا، اور انہوں نے جو ان کی تفتیش کر کے بھیجی ہے اور اس میں 2 جو تھے ایک IO اور SHO، اس کے خلاف انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تفتیش میرٹ پہ نہ کی ہے، ان کے خلاف انکوائری کر کے ان کو سزا دی جائے۔ یہ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے میرے نزدیک، یہ سب کو انصاف ملنا چاہیے۔ شبیر کو افسوس ہے کہ علاقائی دادا گیری نے 3 گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ مقتول قاسم عباس 2 کمسن بچوں کا باپ تھا جو چند دنوں بعد ہی انگلینڈ واپس جانے والا تھا۔ اس کا مقتول دوست عرفان اپنی 2 بچیوں سے پیار کرتا تھا، مگر منو مٹی کے نیچے سلا دیا گیا، جبکہ تیسرے مقتول کی کچھ دنوں بعد شادی ہونے والی تھی۔ شبیر نے IG پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور بدعنوان پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کی۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا۔ ملک بھر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بھیج دیں۔ فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 02135803820۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی۔ ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا۔